नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैंने बीटेक कर रखा है आईटी गुवाहाटी से, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये तो मैं हूँ, या तो आप सबको पता ही है, ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आज के टारगेट ज़रूर से कमेंट कर दीजिए जल्दी से फटाफट, ठीक है। ये तो अपन डेली करते ही हैं, जिससे थोड़ी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा, अब तो जेईई एडवांस में 10 दिन ही बचे हैं, ज़्यादा समय अब बचा नहीं है। आप लोगों का पैनिक वगैरह मुझे पता है बढ़ गया होगा, क्योंकि ये तो ऑब्वियस चीज़ें होती हैं, ये हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं कोई स्ट्रेटजी वगैरह नहीं बताने वाला। मैं सिंपल आपका एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको हेल्पफुल लगेगा। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन भाई साहब का रिजल्ट देखते हैं। तो ये अनिरुद्ध भाई का रिजल्ट है, ठीक है। तो अनिरुद्ध भाई ने जेईई एडवांस 2020 दिया था। उनके 111 यानी पॉजिटिव स्कोर आता है, लेकिन इनकी कोई रैंक नहीं आती है। पूछो क्यों? क्योंकि इनके मैथ्स में सिर्फ 2 नंबर ही रह गए। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि 2 नंबर अगर आपके मैथ्स में आते हैं तो आप रैंक लिस्ट के बाहर हो जाते हो, इवन दो आपका ओवरऑल कट ऑफ निकल रहा हो या ना हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया सेक्शनल कट ऑफ नाम की भी कुछ चीज़ होती है। तो सेक्शनल कट ऑफ लगभग 10% होता है एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का। मतलब अगर 120 की क्या बोलते हैं फिजिक्स आई, तो उसमें से 10% यानी 12 मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा रैंक लिस्ट में आने के लिए, मिनिमम, ठीक है। वैसे ये 5% बोला जाता है, हर बार बोला जाता है, लेकिन ये थोड़ा कम हो जाता है, लगभग 8% या 5% के अराउंड हो जाता है। क्योंकि कट ऑफ जब निकलता है तो पेपर यूजुअली टफ आता है, तो कम हो जाता है, ठीक है। ये बात तो बात की है, लेकिन अपन को इतना एप्टीट्यूड बनाना है कि मैथ में ऐसी हालत ना हो कि 2 नंबर रह जाएं और आपका आईआईटी इवन दो कट ऑफ निकलने के बाद भी रह जाए। तो ये वीडियो में आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमेशा जब भी आप मैथ्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो उससे हमेशा ज़्यादा टाइम देने का ट्राई करिए किसी भी तरह, ठीक है। चाहे वो एक्चुअल पेपर हो, चाहे वो मॉक हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे मेरा टाइम शेड्यूल कुछ इस तरीके से रहता था। केमिस्ट्री में करता था 50 मिनट में, उसके बाद मैं फिज़िक्स अटैम्प्ट करता था 1 घंटे के अंदर। फिर फिज़िक्स के बाद मैं जाता था मैथ्स में, जिसमें मेरे पास एक्स्ट्रा 10 मिनट्स होते थे, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री को जल्दी से कर लिया था, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा 10 मिनट्स आपको हमेशा फ़ायदा देंगे मैथ्स में, ठीक है। ये उनको ज़रूर करना चाहिए जो मैथ में थोड़े वीक हैं। तो मेरा थोड़ा मैथ वीक साइड पे ही था, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो मैंने तो यही वाली स्ट्रेटेजी अपनाई थी पेपर सॉल्विंग की, ठीक है। आप अपना हो सके तो कुछ और ट्राई कर लीजिए। अगर हो सकता है आपका फिजिक्स जल्दी हो जाता हो 50 मिनट से, तो वैसे कर सकते हो। वैसे मुझे चांसेस यही हैं कि आपकी केमिस्ट्री ही सबसे पहले होगा, ठीक है। तो मैथ्स में आपको टाइम ज़्यादा अलॉट करना भी है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ वरना क्लियर करने में हालत टाइट हो जाएगी। क्योंकि लास्ट में आते आते आप थक भी जाते हो ना। सबसे ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी केमिस्ट्री में रहेगी, फिर फिजिक्स में, मैथ्स में आप थक जाओगे लास्ट में आते आते, तो एफिशिएंसी कम भी हो जाती है। लेकिन मैथ्स को ऐसा नहीं करना कि पहले ही अटैम्प्ट कर रहे हो, भाई ये तो बिल्कुल ही ब्लंडर है। पहले बिल्कुल नहीं अटैम्प्ट करना, ठीक है। ऐसे हमेशा लास्ट के लिए ही रखो, या सेकंड लास्ट भले ही रख सकते हो, बट एंड के लिए मत रखो, ठीक है। मतलब फर्स्ट में मत रखो, ठीक है, एंड के लिए रख सकते हो। चलो आगे आते हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब समय कहाँ है प्रैक्टिस का, ठीक है। तो समय तो बचा नहीं है। तो अभी आप स्मार्ट वर्क यही कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ एक बार नज़र मार के उसके पीवाईक्यू देख जाओ। इससे ज़्यादा अभी आप कुछ करने के मतलब पोजीशन में हो भी नहीं, सीधी बात तो यही है, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या होगा, इंटीग्रल कैलकुलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं, हमेशा इंटीग्रल कैलकुलेशन के आएंगे, ठीक है। फंक्शन तो भैया अंधा, फंक्शन तो आप छोड़ के ही मत जाना, इतने क्वेश्चन है, तो जेई का फेवरेट है। हर आपको पेपर में कोई भी साल का उठा लो, फंक्शन का क्वेश्चन दिख जाएगा, चाहे वो बेसिक से हो या फिर एडवांस लेवल का हो, आपको फंक्शन दिखेगा ही। फंक्शन आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हाँ, इंटीग्रल कैलकुलस में आप अगर आपको इंडेफिनेट दिखता है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, कि मैंने तो इंडेफिनेट इग्नोर कर दिया था, कि इंडेफिनेट का ऐसा क्वेश्चन आता है वो सॉल्व ही नहीं होता, ठीक है, टाइम लिमिट में। तो इंडेफिनेट को आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं। बाकी डेफिनेट वगैरह एक बार देख लीजिए, डेफिनेट सॉल्वेबल होता है, ठीक है। मैट्रिसेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैट्रिसेस का भले ही वेटेज कम है, आजकल क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लेकिन ये पार्शियल मार्किंग जब होती है ना एमसीक्यूज़ में, तो उसमें आपको मार्क्स बढ़ाने में काम आ जाएगा, ये इसलिए मैंने आपको बोला है, ठीक है। और इसके कई बार क्वेश्चन ईजी भी आ जाते हैं, तो मैट्रिसेस ज़रूर से देख लेना। वेक्टर और 3D आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका लाइफ सेवर बन सकता है अगर आप में इसमें कमांड आ गई। लेकिन यार ये कभी बार समझने में थोड़ा टफ भी पड़ जाता है, ठीक है। तो इसे मीडियम या टफ कैटेगरी में ही डालेंगे अपन, ठीक है।
बट अगर आपके इसमें कमांड बैठी है तो ज़रूर ये आपका बचा लेगा। सीक्वेंसर सीरीज़ पे आते हैं, देखो भाई सीक्वेंसर सीरीज़ तो ये बहुत मेरे हिसाब से टफ ही आता है, ईजी आता ही नहीं है सीक्वेंसर। बहुत ही रेयर होगा कि इसका ईजी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। पुराने समय पे आ जाते थे, अब तो मुश्किल ही है। सिग्मा घुस जाता है, जैसे ही सिग्मा घुसा क्वेश्चन टफ हो जाता है, सीधी बात है। तो मेरे को तो इससे डर ही लगता था। और सीक्वेंसर सीरीज़ मैंने बहुत पढ़ा था, बट इसमें कुछ मेरे को आरओआई इतना दिखा नहीं, तो मैंने ये थोड़ा स्किप सही मारा था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। कोनिक्स आ गया आपका, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सब भरे पड़े हैं, ठीक है। तो इसका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सिलेबस तो वाइड है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेट है, लेकिन कोऑर्डिनेट कभी कभार ईजी भी आ जाती है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर से देख जाएं। एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन तो देख ही लो भाई, स्ट्रेट लाइन ज़्यादा टफ नहीं होता, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हर जगह घुसा सकते हो आप, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन आप ज़रूर से देख लीजिएगा। कोनिक्स भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप अभी देखने जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे नहीं लगता आपसे अभी अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन बनेगा, चांसेस आर वेरी लेस। सर्कल वर्कल ज़रूर देख जाना, ठीक है। अब बात आती है पीएनसी बाइनोमियल। देखो ये तो हमेशा मेरे हिसाब से टफ ही आते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और बाइनोमियल का तो अंधा टफ आता है भाई। तो बाइनोमियल तो मेरा ऐसा था कि देखो बहुत ही ईजी बचकाना सवाल आ गया तो मैं कर दूंगा, वरना तो स्किप है। सेम विद पीएनसी में भी टफ बना देता है, लेकिन फिर भी पीएनसी थोड़ा सा मेरा बेटर था एज़ कम्पेयर टू बाइनोमियल, ठीक है। बट इन दोनों के यूजुअली टफ ही आते हैं। याद रखिए इनमें इंटरलिंकेज भी हो जाता है, क्योंकि ये घुस जाते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी में अगर घुस गए तो ये टफ बन जाता है, ठीक है। वरना वैसे अगर प्रोबेबिलिटी का वैसे नॉर्मल क्वेश्चन आएगा वो ईजी ही आता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, अभी आप वीडियो पर बने रहो ना, ठीक है। अब बात आती है लॉग्स ऑफ बेसिक मैथ। इसको मत इग्नोर करना, इसको इग्नोर करना मतलब पाप है, ये तो महापाप बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इसको इग्नोर मत करना, ये बेसिक है भाई, बेसिक। इसका क्वेश्चन मेरे टाइम पे ही आ गया था लॉग का, बेसिक आइडेंटिटी वाला, मतलब समझ रहे हो। बेसिक लॉग का आपको पता है तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना। बेसिक देखो, बेसिक तो बेसिक है, हर जगह लग जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो टफ ही आता है, तो इसमें कुछ कमेंट नहीं करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस ये डुएबल रहती है, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। एसओटी तो मैंने देखो इग्नोर ही करा था, बिल्कुल इग्नोर करा था, क्योंकि ये तो भाई अगर इसमें घुसना चाहे आदमी तो ख़त्म हो जाए। ऐसे ट्राइंगल के क्वेश्चन घुस गए ना एसओटी के, टफ ही आते हैं, ठीक है। अगर कोई ईजी वाला आता है तो भले ही हो जाए, बट यूजुअली ये टफ ही रहता है एसओटी, ठीक है। तो मैंने ऐसे इग्नोर नहीं करा था कि मैंने इस पर क्वेश्चन ही लगाए थे, फॉर्मूला एक बार ज़रूर से देख लिए थे कहीं, क्योंकि इनके फॉर्मूले का यूज़ ज़रूर से हो जाता है बस। और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो आती थी। तो क्रक्स क्या है जो मैंने इतना बोला, प्रोबेबिलिटी पे फोकस कर लो, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस और ये मैट्रिसेस, ये तीन पे अगर आपका कमांड है तो आपका सेक्शनल कट ऑफ मेरे हिसाब से निकल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ ज़रूरत लाने की नहीं है, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहो तो वेक्टर 3D, लॉग, बेसिक मैथ और कोऑर्डिनेट एक बार को और देख सकते हैं। तो ये जो 6 टॉपिक्स हैं ये ज़रूर से आपके गेम चेंजर हो जाएंगे। इतना अगर आपने कमांड बैठा लिया तो आराम से आपका आ जाएगा 30+ तो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेजॉरिटी इसी से आ जाता है, ठीक है। और बाकी बचा प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस कुछ बचा लेगा, और बाकी चीज़ें आपकी वेक्टर 3D, लॉग, ये सब मिला के आ जाएंगी, ठीक है। तो 30+ मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो ये वाली टेक्निक से। इवन 40+ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो बस इतना ही चैप्टर ये आपके मेजर हैं, ये क्रक्स मैंने आपको बता दिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं गोल्डन चीज़ बोलूँगा, इसे बोलते हैं पेपर सॉल्विंग एप्टीट्यूड। क्या होता है ये? पेपर सॉल्व कैसे करते हैं यही आधे से जानता है क्या? 98% लोगों को तो यही नहीं पता पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। सही बता रहा हूँ, कैसे स्किम करा जाता है, कहाँ फोकस करना होता है, ठीक है, यही नहीं पता होता। तो चलो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आ गए हम, ये है 2018 का पेपर, ठीक है। तो इस पर आते हैं अपन, कहाँ गया यार मैथ्स, वेयर इज़ मैथ्स, यस। तो मैथ्स ये थी। तो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन ही नहीं पढ़ते हैं लोग भाई, ये सबसे पहले देखा करो क्या है ये। सेक्शन 1 है, 1 और मोर देन 1 टाइप के क्वेश्चन मतलब हैं, ठीक है। पार्शियल मार्किंग है कि नहीं ये देखना इंपॉर्टेंट है। पार्शियल मार्किंग है, पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि -2 भी है, ये तो बहुत रिस्क की चीज़ है, ठीक है। तो इसको अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले ईजी वाले देखेंगे। अब सेकंड सेक्शन पे आते हैं, इसमें आपको +3 मिल रहा है और 0 मिल रहा है, ठीक है। इसमें तो रिस्क है ही नहीं, तो इसमें सब अटैम्प्ट करोगे, फुल अटैम्प्ट होगा इसमें फुल। बट बात है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपके तुक्के तो लगेंगे नहीं, इतना तो श्योर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आता है पैराग्राफ, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें +3 और -1 मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले इसी को करूँगा, क्योंकि सिंगल करेक्ट तो है नहीं इसमें, ठीक है। पैराग्राफ है तो पैराग्राफ ही दिख रहा है। अब यहाँ पे कितने पैराग्राफ हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो पहला वाला देखते हैं किससे रिलेटेड है।
तो लेट एस बी अ सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। तो देखो सर्कल से क्वेश्चन आया है तो ज़रूर से ठीक ठाक मतलब मिड लेवल का होगा, तो इसको तो मैं ज़रूर से मार्क कर लूँगा। तो ये मेरे को ज़रूर से सबसे पहले ये अटैम्प्ट करूँगा, ठीक है। सिंस मैंने बोला था कोऑर्डिनेट आपको कर लेना है मिड मिड, ठीक है। तो ये वाला डूएबल है और इतना ही, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा है क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, मेरे को याद नहीं मैंने करा था कि नहीं, बट मैं बता रहा हूँ मैं इसको ज़रूर से अटैम्प्ट करता है, ये जो दोनों पार्ट है ना, ठीक है, ये ज़रूर से करता है। अब बात आती है, आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर आर 5 स्टूडेंट S1 S2 S3 S4 मतलब S5 तक, ठीक है, म्यूजिक क्लास में। फॉर देम मतलब सीट दे रखी है। तो ये देखो ये मेरे हिसाब से पूरा प्रोबेबिलिटी और उसका क्वेश्चन होगा पीएनसी का। तो देखते हैं। हाँ, द प्रोबेबिलिटी तो ये तो मस्ट है, ये तो मैं ज़रूर से करके आया हूँ, इतना मैं तो श्योर हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ज़रूर करा, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी का मिक्स है थोड़ा सा, पर ये मेरे हिसाब से ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देयर आर 5 क्वेश्चन, ये बट ठीक है। अरे मतलब ये तो रिपीट ही कर दिया है। हाँ, इधर क्या लिखा है, I1 I2 A2 A3 प्रोबेबिलिटी। हाँ देखो भाई, दोनों प्रोबेबिलिटी के हैं, ठीक है, और ये इजी ही होंगे, मतलब मिड, मैं इजी तो वैसे नहीं बोल रहा, बट ये मिड लेवल के होंगे। और मुझे याद है कि ये शायद मैं करके आया था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वरना मेरे नंबर कहाँ थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 नंबर का तो प्रोबेबिलिटी ऐसी डायरेक्ट मिल गया, देखो कितनी बढ़िया बात है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सर्कल का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है इसमें आपके दोनों ना बने, बट एटलीस्ट 9 नंबर का तो आप ट्राई कर सकते हो ना, ठीक है। अब तो ये तो अपन ने सिर्फ पैरा देखें तो पैरा इजी आया है, ठीक है, कंपैरेटिवली। अब मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है इसमें आपका शायद ये सॉल्व ही ना हो सर्कल वाला, चलो 0 मान लेते हैं इधर। एटलीस्ट ये तो मानो कि आपका ये हो गया प्रोबेबिलिटी वाला, तो 6 नंबर मान लेते हैं इधर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब ये देखो, अब या तो आप पार्शियल वाले कर सकते हो या फिर ये वाले, ठीक है। मैं यूजुअली इन दोनों में देख लेता था कि कौन से, ठीक है। अभी जैसे अपन न्यूमेरिकल देख लेते हैं, सिंस न्यूमेरिकल में पता नहीं चलता ना आपको कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, इसलिए मैं कई बार पहले ये कर लेता था, मोर देन वन वाले को पहले सॉल्व कर लेता था, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अब ये आ गया है कॉम्प्लेक्स से, तो ये यूजुअली मेरा लो प्रायोरिटी रहता है, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, अभी नहीं पढ़ूंगा, बाद में देखूंगा, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट। अब यहाँ पे दे रखा है एक ट्राइंगल PQR, ठीक है, PQR। अब इसमें क्या दे रखा है, एंगल PQR 30 डिग्री दे दिया है, साइड्स PQ एंड Q। अब देखो इसमें PQ और उसकी वगैरह की साइड है, ये तुम्हारा ट्राइंगल से क्वेश्चन आ गया। ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा SOT पे बैठा हो, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली पे, ठीक है, हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली बोल रहा हूँ कि मुझे याद नहीं, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है एंगल QPR कितना होगा, QPR ये वाला पूछ रहा है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज इतना, दिस इज इतना, ये पूरा मतलब ये मेरे हिसाब से SOT का ही बैठ गया है, ठीक है। सिंस मैंने SOT स्किप करा है तो मैं तो इसे अभी इसके लिए स्किप कर रहा हूँ। अगर किसी और तरीके से हो जाएगा, देखूंगा बहुत ही बेसिक है तो मैं ज़रूर से कर लूँगा। अभी मेरे को याद नहीं है कि SOT फॉर्मूले क्या हो सकता है, ईजी हो सकता है, बट सिंस अभी मैंने फोकस नहीं करा तो इसलिए मैं इसे अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। सिंस इधर आते हैं। अब ये देखो, ये आपका वेक्टर 3D से, ठीक है, वेक्टर और 3D का क्वेश्चन है, तो ये तो अपन का अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। पर हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सारे आंसर निकालने, पार्शियल भी निकालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऐसी ये फंक्शन का क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी अपन अटेम्प्ट करेंगे, और ये भी फंक्शन का। देखो फंक्शन का दिख गए ना क्वेश्चन, मैंने बोला था फंक्शन इंपॉर्टेंट है। और ये अपना आ गया डेफिनेट का, ठीक है। तो देख रहे हो अपना मेजर पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, जितना अपन ने पढ़ा है उतने से ही आ रहा है मेजर। कॉम्प्लेक्स का अपन स्किप, SOT का अभी के लिए स्किप, ये वाला ये 3 अटेम्प्ट करेंगे। ये 4 क्वेश्चन अपने अटेम्प्टेबल हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें, अब आ जाते हैं इस पर। अब देखो लॉग का क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मुझे याद है, ठीक है। इसका आंसर क्या 9 आता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट कुछ तो आता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ये ईजी क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी। PNC का इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। अब ये AP वाला था, मुझे याद नहीं मैंने करा था कि नहीं, तो मैं इसे के लिए स्किप कर रहा हूँ। रियल सोल्यूशन, ये देखो, ये थोड़ा सिग्मा विग्मा जहाँ मेरे को दिखता है ना, मैं थोड़ा स्किप ही मारता हूँ, क्योंकि इसमें कई का टाइम लग जाता है, आदमी फंस जाता है, तो कुछ भरोसा नहीं है इसका, तो इन्हें लास्ट में ही देखो, ठीक है। अब ये अगला वाला क्वेश्चन है लेट। अब ये पता है, अब ये आपको ये क्या लग रहा है, ये क्या है, इसमें लिमिट तो दिख ही रही है, और क्या लग रहा है आपको इसमें, क्या हो सकता है, सोचो। बाइनोमियल भी लग सकता है, ठीक है। तो हो सकता है ये लेंदी हो, तो इसको अपन थोड़ी देर के लिए साइड करेंगे इसमें भी, ठीक है। तो इसको भी मैंने साइड कर दिया था। अपन अपने फोकस देखेंगे कि अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट किधर है, ठीक है। अब इधर आते हैं, ये अपना वेक्टर से, तो ये ज़रूर से ट्राई करेंगे अपन, ठीक है। और ये किधर से है, अंडर रूट है, ये तो मतलब मिक्स ही लग रहा है, ठीक है। और ये देख लेते हैं, फार्मर फायर हैज़ अ शेप ऑफ अ ट्रायंगल, ये देखो ये डूएबल है, कोऑर्डिनेट का है, ठीक है। तो अब अपन ने छांट लिए प्रोबेबिलिटी, ये तुम्हारा सर्कल टाइप से आया है क्वेश्चन,
ये तुम्हारे न्यूमेरिकल वाले, अब न्यूमेरिकल वाले में लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं रहता। अपन ने मेजर छाट लिए, अपन को कौन से करने हैं 1 घंटे में, बड़े बड़े छोड़ देने हैं, ठीक है, जो आपको लग रहा है जो ये अटेम्प्टेबल है इसमें से करना है। और मैं गारंटी ले रहा हूँ इसी, अगर आप सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, तो आपके 40 या फिर 30 के रेंज में आ जाएंगे इतने भी, अगर ऐसी है। अभी मैंने पेपर 2 की बात नहीं करी, सिर्फ पेपर 1 है, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना होता है सॉल्व, ठीक है। आपको पहले छांटने हैं कौन से क्वेश्चन पहले आप फोकस करोगे, बाद में इन द एंड आप जैसे जो अपन ने छोड़ दिए, जैसे ये अगर आपने बेसिक तो पढ़ रखा है ना कॉम्प्लेक्स का, तो आप देखोगे कि डुएबल है कि नहीं, कुछ तो ट्राई करोगे, याद कर मारोगे, ठीक है। वो तब जब लास्ट में आपके पास टाइम बचाओ, ठीक है। ऐसी ट्राइंगल वाले में भी, ठीक है, ये पहले प्रायोरिटी पे नहीं होने चाहिए आपको। बस मैं इतना समझाना चाह रहा था, ज़्यादा समझा दिया लग रहा है, ठीक है। अब ज़रा वापस आते हैं अपने उस पर। हाँ, किधर गया। हाँ, एक और चीज़, पैनिक मत करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इन द एंड देखो कई बार सवाल होते नहीं सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चन नहीं होते तो पैनिक बढ़ जाता है। पैनिक बढ़ेगा तो यार और चीज़ें नहीं होगी, आप हड़बड़ाने लग जाओगे पेपर में, ठीक है। ये मत सोचो कि यार ये भी नहीं हो रहा, ये तो मेरे से आता था, ये भी नहीं हो रहा। टेंशन वाली बात नहीं है, आपको पता है हड़बड़ाना नहीं है। और एक चीज़ याद रखो कि वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रखो अपने आप को, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, पेपर बहुत अनसर्टेन है। मैंने खुद बोल रहा हूँ कि मैंने 30 से 40 मार्क्स कम स्कोर करा था पेपर में। क्यों? इसका बहुत सारा रीज़न है। जैसे कि पहला, गर्मी बहुत थी, ठीक है, टेम्परेचर लगभग 40-45, भाई दोपहर में इतना गंदी गर्मी थी ना। मुझे याद है 20 मई को हुआ था मेरा पेपर, बहुत गर्मी थी भाई, बहुत गर्मी, और इतनी गर्मी अभी हो रही है, ठीक है। और मज़ेदार बात है कि इस गर्मी के चक्कर में क्या हुआ था, जो पेपर 1 है उसमें मैं सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट ही फोकस कर पाया, सेम पेपर 2 में ही इतना, तो मेरा 40 मिनट वेस्ट ही हो गए भाई गर्मी की वजह से। सेंटर इतना माशाल्लाह था कि भैया वहाँ ना तो एसी थे ना पंखा ढंग का था, ठीक है। पंखा भी मतलब 2 किलोमीटर दूर पे था, तो आप सोच लो कितनी गर्मी से, और ये जो अफेक्ट था 2x हो गया था, ठीक है। और मैंने रात में ढंग से नींद नहीं ले पाया था पैनिक की वजह से। ये बहुत ही डेंजरस काम है, ये मत करना, ये वाली हरकत है, ठीक है। मैंने गलती से कर दी थी क्योंकि मैं नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। टेंशन हो जाती है भाई, एक तो ड्रॉप ईयर रहता है, तो सबसे ज़्यादा मेरे को ही टेंशन हो रही थी ड्रॉप में भाई। और मैंने मेंस में जैसे कि मैंने बताया था OMR गलत फिल कर दी थी, और पता नहीं यार डर सा लग गया था, ठीक है। हाँ, और परफॉर्मेंस ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा, और जिसकी वजह से सिली मिस्टेक बहुत हो गई थी। मतलब क्या बताऊँ आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हुए जो होने नहीं चाहिए थे। मतलब एक क्वेश्चन में शायद था कि मार्क करना था ऑप्शन में 2A, और मैं मार्क कर आया था न्यूमेरिकल वाले में A की वैल्यू डाले आया था, पूछा उसने 2। मतलब इतना बेसिक गलती हुई है इतने मॉक टेस्ट देने के बाद, तो सोच लो भाई क्या हाल है, ठीक है। तो और ये भी एक बात मैं बता दूँ, मैथ्स मेरा बहुत ख़राब गया था इसी वजह से, क्योंकि लास्ट में मैंने जो मैं बता रहा ना, ये 40 मिनट मैंने सिर्फ 40 मिनट दिए भाई मैथ्स को, 40 क्या 50, क्योंकि मैं केमिस्ट्री में 50 मिनट ही देता था, 50 मिनट दिए होंगे मैथ्स को, ठीक है। बाकी मतलब 20 मिनट वेस्ट कर दिए पेपर 1 में, 20 मिनट वेस्ट कर दिए मैंने पेपर 2 में। मुझे लगा भाई सिलेक्शन ही नहीं होगा, इतना बढ़िया मेरा गया है, ठीक है। बट लगता बाकी लोगों को और ज़्यादा हक के आए जितना मैं हक के आया, ठीक है। बट यही है भाई, अनसर्टेनिटी बहुत रहती है। और जैसा कि अभी मैंने बताया, गर्मी तो अंधाधुंध रहेगी, ये देख लो, अभी देख लो कितनी गर्मी हो रही है। 2 बजे 3 बजे जब आप पेपर लिख रहे होगे ना, तब ये टेम्परेचर है 40-45। सोचो जब पेपर लिख रहे हो तब आप इतना टेम्परेचर है, तो बताओ क्या होगा, ठीक है। और इवन सुबह ये देखो कितनी गर्मी हो रही है, आदमी बंद नहीं पड़ जाएगा। तो भाई सेंटर के भरोसे मत जाना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, स्कैम हो जाएगा वरना आपके साथ। तो भाई आज की वीडियो में यही था, बेस्ट ऑफ लक। और कल आएगी केमिस्ट्री के ऊपर बीटेक मतलब वीडियो डिटेल में, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।